नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को आपको हमने बताया था कि अरस्तु की नज़रों में नागरिक कौन है, उसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या क्षमताएं होती है और नागरिक किन व्यक्तियों को बनाया जा सकता है और किन व्यक्तियों को नहीं बनाया जा सकता, श्रेष्ठ नागरिक के क्या गुण होते हैं, इन सभी को लेकर आपसे चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी जो अवधारणा थी, दो विचार थे, उसकी आलोचना के बारे में आपको बताएंगे। अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी अवधारणा है उसकी कई विद्वानों ने आलोचना की है और उसके अवगुण बताए हैं। तो अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में कई त्रुटियां हैं, अतः मैक्सी ने आलोचना करते हुए लिखा है कि उसका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजात तंत्रीय शासन से था। मैक्सी कहते हैं कि जो अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी जो विचार दिया, वह विचार सिर्फ मध्यम वर्ग के जो लिट क्लास था उसके शासन से संबंधित था, निम्न वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार मैक्सी ने इस विचार की आलोचना की है। अरस्तु के द्वारा जो नागरिकता संबंधी जो विचार दिए गए उसमें बहुत सारे दोष हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अरस्तु की नागरिकता परिभाषा अत्यंत संकुचित है, बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है नागरिकता के संबंधी विचारों में अरस्तु का। केवल विधि निर्माण संबंधी, यानी जो कानून में भाग लेते हैं और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति ही यदि नागरिक हो तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम होगी। अरस्तु कहता है कि सिर्फ जो विधि कार्यों में और न्यायिक कार्यों में जो लोग भाग लेते हैं उन्हीं को इसकी सदस्यता दी जानी चाहिए। उसकी आलोचना ये की जाती है, अगर यही लोग नागरिकता में सम्मिलित होंगे तो राजतंत्र और जो कुलीन तंत्र होगा उसमें नागरिकों की संख्या बहुत ही कम होगी, बहुत कम संख्या में लोग नागरिक बन पाएंगे। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु द्वारा नागरिकता की परिभाषा आधुनिक प्रजातंत्र पर सही नहीं बैठती। आज का युग अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का युग है, इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सभी नागरिक न तो विधि निर्माण के कार्यों में भाग ले सकते हैं और न्याय प्रशासन में भी सभी भाग नहीं ले सकते। आज का जो युग है, आज के युग में लोकतंत्र में राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अरस्तु ने जो उस समय नागरिकता संबंधी विचार दिए थे वो नगर राज्यों के लिए थे। आज इतने बड़े राज्यों में जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसमें सभी लोग प्रशासन में और न्यायिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते, वो इनडायरेक्ट रूप से इनमें भाग लेते हैं। तो उसकी नज़रों में ये जो सिद्धांत दिया वो नागरिक नहीं हो सकते, ये इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा, ये विचित्र बात है कि अरस्तु श्रमिकों और दासों को नागरिकता से वंचित रखता है, यानी जो शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं वो और जो दास हैं वो लोग नागरिक नहीं हो सकते। नागरिकता का वर्णन करते समय अरस्तु बार बार नागरिकता की समानता की दुहाई देता है, परंतु ये कैसी समानता है कि जिसमें श्रमिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाए। एक तरफ तो वो समानता की बात करता है और एक तरफ वो इन श्रमिकों और दासों को राजनीतिक अधिकार नहीं देता है। ये उसका दोहरा चरित्र है अरस्तु का। चौथा, अरस्तु की नागरिकता की परिभाषा के अनुसार राज्य की जनता का बहुसंख्यक भाग अनागरिक ही रहेगा। उसने समाज के बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले लाभों से पूर्णतः वंचित कर उसकी उन्नति के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दिए हैं। यानी
अरस्तु की इतनी सारी योग्यता लगा दी, अरस्तु ने इतनी सारी नागरिकता के लिए पाबंदियां लगा दी, तो उसमें सिर्फ अल्पसंख्यक लोग ही नागरिक बन सकते हैं, बहुसंख्यक लोग नागरिक नहीं बन सकते। और जब बहुसंख्यक नागरिक नहीं बन सकते तो बहुसंख्यक लोगों का जो सर्व कल्याण है, जो उनकी उन्नति है, वो नहीं हो सकती, और उनकी उन्नति नहीं हो सकती, उनका लोक कल्याण नहीं हो सकता, और उनके उन्नति के द्वार हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं अरस्तु की नागरिकता के विचार से संबंधित विचारों से। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। पांचवा, अरस्तु का चिंतन नगर राज्यों के लिए समीचीन था, क्योंकि वह नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप में शासन में हिस्सा दिलवाना चाहता था, जो कि लघु जो नगर राज्यों में ही संभव था, किंतु आज के विशाल प्रातिनिधिक राज्यों में उसका नागरिकता सिद्धांत एकदम अनुपयुक्त है। अरस्तु के समय, तत्कालीन समय में नगर, चूँकि नगर राज्य थे, छोटी जनसंख्या थी, और उसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदार होते थे, न्यायिक प्रक्रिया में भागीदार होते थे। मगर आज के समय में ये सिद्धांत अप्रासंगिक है, क्योंकि इसकी क्षेत्र भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। छठा, अरस्तु की नागरिकता की धारणा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाएगा, और इससे शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। मतलब जो अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी विचार दिया है, अनेक वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाएगा। इसमें कई तरह के वर्ग बन जाएंगे, कई तरह के गुट बन जाएंगे, जिससे राज्य की जो प्रमुख प्रायोरिटी रहती है, लाइन ऑर्डर, वो डिस्टर्ब होगा। सातवां, अरस्तु के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माता या जूरी के सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। धनी व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने वर्ग के हित की दृष्टि से करेंगे, और इसका दुष्परिणाम निर्धन वर्ग को भोगना पड़ेगा। अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी विचार दिया है, उसमें कहा है, उसमें एक योग्यता ये रखी कि संपत्ति वाली व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। तो जो संपत्तिशाली व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, वही कानून का निर्माता होगा और वही जूरी का सदस्य होगा। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जो निर्धन वर्ग है, उनको उनके साथ न्याय नहीं होगा। वो धनवान लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, और जो निर्धन वर्ग है उनको इसकी सज़ा मिलती है, जो कि उचित नहीं है। आठवां, आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु का कथन है कि स्त्रियां बचपन में अपने माता पिता पर निर्भर रहती है, यदि सेवा करती है तो मालिक पर निर्भर हो जाती है, और शादी के पश्चात पति पर आश्रित होती है। वे किसी न किसी रूप पर निर्भर होती है, इसलिए उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई स्त्री किसी पर निर्भर न हो और अच्छी संपत्ति की स्वामी भी हो, तो उसको नागरिकता क्यों नहीं दी जाती? ऐसे सवालों पर अरस्तु मौन है। यानी अरस्तु आदि आबादी को, जो स्त्रियां होती हैं, उनको नागरिकता से वंचित करता है, जो कि एक तरह से अप्रासंगिक है, अन्याय है, क्योंकि स्त्रियों की भी समाज और राज्य के विकास में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना पुरुषों का होता है। इसलिए अरस्तु की ये कटु आलोचना की जाती है कि उसने स्त्रियों को नागरिकता देने से वंचित कर दिया, और जो वंचित करने से स्त्रियों के साथ में न्याय नहीं माना जा सकता, इसलिए अरस्तु की आलोचना होती है। 9वां, नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और निष्पक्ष न्याय के लिए विधि निर्माण और न्याय प्रदान करने के कार्य अलग अलग लोगों के हाथ में केंद्रित होना चाहिए।
तो अरस्तु इन सभी कार्यों को एक ही प्रकार के लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है जो आधुनिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। अरस्तु न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य कुछ ही लोगों के हाथ में, उन्हीं लोगों के हाथ में सौंप देता है जिससे आधुनिक मान्यताओं के अनुसार ये शासन व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। 10वां, अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा उसके राज्य के आंगिक सिद्धांत संबंधी मान्यता के भी विपरीत है। शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों के मिलने से होता है तथा उसके लिए भी सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। अरस्तु राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर देता है, उन्हें निष्क्रिय और महत्वहीन बना देता है। यानी जो राज्य का जो आंगिक सिद्धांत है, जिसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार शरीर के सभी अंग मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर के लिए सारे अंग महत्वपूर्ण होते हैं, अगर कोई एक अंग भी खराब हो जाता है तो शरीर का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाता है। उसी प्रकार राज्य के भी बहुत सारे जो विभिन्न अंग होते हैं और अंग कौन, नागरिकता के, अगर इन अंगों को, अंग यानी जो नागरिक हैं, जो व्यक्ति हैं, अगर उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, उनको निष्क्रिय कर दिया जाए, उन्हें महत्वहीन बना दिया जाए तो राज्य सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता। तो ये नागरिकता संबंधी अरस्तु का जो विचार है वो आंगिक सिद्धांत के भी बिल्कुल विपरीत है। 11वां, अरस्तु ने नागरिकों के लिए केवल कर्तव्यों पर ही अधिक ध्यान दिया है, उनके अधिकारों का स्पष्टीकरण उसने नहीं किया है, सिर्फ ड्यूटी पे बल दिया है, अधिकारों की वो बात नहीं करता है। वस्तुतः नागरिकों के लिए कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का विशिष्ट महत्व है, यानी अधिकार भी उसको नागरिकों को दिए जाने चाहिए, उन पे भी उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है अरस्तु ने। 12वां, अरस्तु नागरिकों को निठल्ला बनाना चाहता है, इसलिए ये नागरिकता का संबंध अवकाश से जोड़ता है। ये आदर्श की बात है कि नागरिकता को धनवान होना चाहिए। अरस्तु का नागरिक दासों के परिश्रम पर पलने वाला जीव है। वो कहता है कि जो नागरिक लोग होंगे उनके जो जीविकोपार्जन कार्य और अन्य जो शारीरिक कार्य हैं वो दासों के द्वारा या अनागरिकों के द्वारा किए जाएंगे। इससे अरस्तु के नागरिकों को अवकाश मिल जाएगा और अवकाश मिलने से वो बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। तो अरस्तु का जो नागरिक है वो दास और श्रमिकों पर जीने वाला, के परिश्रम पर जीने वाला जीव बन जाता है, उन पर डिपेंड कर देता है, वो नागरिकों को निठल्ला बना देता है, जो कि अनुचित नहीं है। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत में अनेक दोष है। सिनक्लियर एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि वयस्क पुरुषों में से अधिकांश लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जो वयस्क लोग हैं वो अधिकतर लोग नागरिकता से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसने अरस्तु ने इतनी प्रकार की जो शर्तें रखी है उसमें अधिकांश लोग नागरिकता से वंचित ही रह जाते हैं। पोस्टर के अनुसार, पोस्टर महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं, इस संबंध में अरस्तु के बजाय प्लेटो अधिक प्रगतिशील मानते हैं। पोस्टर ने नागरिकता संबंधित विचारों में प्लेटो को ज़्यादा प्रगतिशील माना बजाय अरस्तु के। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु का नागरिक जो संपत्ति युक्त है कभी भी गरीबों के हित के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा और गरीब हमेशा के लिए गरीबी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। यानी अरस्तु ने ये कहा है कि संपत्तिशाली व्यक्ति ही, धनवान व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है, ये वो शर्त रखता है। तो जो धनवान जो व्यक्ति है वो कभी भी गरीबों के लिए ना कोई कानून बनाएगा, न उनके लिए किसी प्रकार की योजनाएं बनाएगा। और जब गरीबों के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं बनाएगा तो गरीबों का कभी कल्याण नहीं हो सकता और गरीब हमेशा गरीब बनकर ही रह जाएगा, जो कि ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और समाज के हित में, राज्य के हित में नहीं है। इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में अनेक प्रकार के दोष देखे हैं और उनकी इसको लेकर कटु आलोचना की है। धन्यवाद।